आज का हमारा टॉपिक होगा राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था उपागम है, यह एक नवीन अवधारणा है। मुख्य रूप से इस उपागम का प्रयोग प्राणी विज्ञान और समाजशास्त्र के अध्ययन में पहले से किया जा रहा था, लेकिन डेविड स्टन ने इसे राजनीति विज्ञान में अध्ययन के लिए प्रयोग में लाने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। राजनीति विज्ञान में व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का प्रयोग राजनीति विज्ञान के परिवर्तित अध्ययन क्षेत्र का एक तरह से परिचायक रहा है। आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण राजनीतिक व्यवस्थाओं का ही विश्लेषण है। तुलनात्मक राजनीति के ग्रंथों में राजनीतिक तंत्र या राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य बिंब राज्य तथा राजनीतिक संस्थाएं थी, लेकिन जब से राजनीति विज्ञान में व्यवस्था उपागम को लागू किया गया है, इसका जो अध्ययन क्षेत्र है ये भी काफ़ी बढ़ गया है। जैसा कि राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से राज्य और इसकी जो प्रमुख संस्थाएं हैं उन पर बल दिया जाता था, लेकिन जब से व्यवस्था उपागम को लागू किया गया है तब से राज्यों के साथ साथ अन्य अनौपचारिक संस्थाओं के अध्ययन को भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि परिवार है, जाति है, वर्ग है, धर्म है और अन्य प्रभावकारी समूह है। इनके अध्ययन को इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि राजनीति व्यवस्था उपागम को लागू करने के पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र है वह काफ़ी विस्तृत हुआ है, और विस्तृत होने के साथ साथ राजनीति विज्ञान ने अपने आप को संकीर्ण अध्ययन क्षेत्र से बाहर भी निकाला है। अब हम राजनीतिक व्यवस्था का क्या अर्थ है इस पर बात करते हैं। तो राजनीति जो व्यवस्था है, अगर इसका सामान्य अर्थ अगर हम समझें तो ये भौतिक विज्ञान से लिया गया शब्द है। भौतिक विज्ञानों के अंतर्गत व्यवस्था का अर्थ एक तरह से अंतःक्रियाओं के समूह से लिया जाता है, जिसकी अपनी कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं। शाब्दिक परिभाषा के अनुसार व्यवस्था का अर्थ है जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र समूह, विधि, संगठन, पद्धति के निश्चित सिद्धांत तथा वर्गीकरण का सिद्धांत। तो हम निष्कर्ष यही निकाल सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि एक ऐसा संगठित समूह जिसमें समग्र अध्ययन पर बल दिया जाता है और सभी जो अंग हैं वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसे व्यवस्था कहा जाता है। राजनीतिक जो व्यवस्था है इसमें मुख्य रूप से 3 गुणों का होना आवश्यक है, जैसे व्यापकता, अन्योन्याश्रय और सीमाएं। व्यापकता का अर्थ है व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी परस्पर क्रियाओं को शामिल करते हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि व्यवस्था के अंतर्गत न केवल उन अंगों को शामिल किया जाता है जो विधि पर आधारित होते हैं, जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका आदि, वरन समस्त संरचनाओं को राजनीतिक रूप से शामिल किया जाता है, जैसे कि जाति है, धर्म है, परिवार है इत्यादि। अगला जो गुण है राजनीतिक व्यवस्था का वो है अन्योन्याश्रय। अन्योन्याश्रय का अर्थ है कि जब व्यवस्था के एक अंग के गुणों में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव अन्य संगठनों पर भी अपने आप ही पड़ जाता है। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया है जैसे कि मानव शरीर एक व्यवस्था है, अर्थात एक सिस्टम है। जब हमारे शरीर का कोई एक अंग खराब होता है तो उसका प्रभाव हमारे संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। इसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था में सभी जो अंग हैं वो संगठित रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब व्यवस्था के किसी एक अंग में खराबी आती है तो पूरी व्यवस्था ही इससे प्रभावित होती है। अगला जो गुण है राजनीतिक व्यवस्था का वह है सीमाएं। सीमाओं से हमारा अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यवस्था किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है तथा किसी एक निश्चित स्थान पर उसका अंत हो जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा बिंदु जहाँ पर अन्य व्यवस्थाओं की परिधि समाप्त हो जाती है उसको सीमाएं कहते हैं।
समाज स्वयं एक व्यवस्था है जिसका निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक और जैविक व्यवस्थाओं से होता है। ये सभी व्यवस्थाएं हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अलग और पूर्ण नहीं है। व्यक्ति का राजनीतिक आचरण न केवल उसके राजनीतिक मूल्यों तथा प्रतिमानों से प्रभावित होता है, वर्ण, रक्त संबंध, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो क्रियाएं हैं उनसे भी प्रभावित होता है। तो हम ये देखते हैं कि राजनीतिक जो व्यवस्था है उसका संबंध न केवल राजनीतिक जो औपचारिक संस्थाएं हैं उनसे है, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि प्राचीन समय में राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन किया जाता था और व्यक्ति का अध्ययन किया जाता था। लेकिन जब से राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था को लागू किया गया है या राजनीतिक व्यवस्था उपागम को लाया गया है, तब से राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है ये काफ़ी विस्तृत हुआ है। इसमें राज्य के साथ साथ, सरकार के साथ साथ जाति, समूह, विभिन्न जो व्यावसायिक संगठन हैं, धर्म है, इन सबको इसमें शामिल किया गया है और इसका जो अध्ययन क्षेत्र है ये भी काफ़ी बड़ा है। जैसे कि रॉबर्ट हल हैं, ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का वह स्थायी प्रतिरूप है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा से अंतर्ग्रसित हों। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम में न केवल राजनीतिक संस्थाएं शामिल हैं, बल्कि इसमें मानवीय संबंध है, शक्ति, सत्ता और इससे जुड़े हुए जो नियम हैं उनको भी शामिल किया गया है। वहीं डेविड ईस्टन हैं, इन्होंने भी राजनीतिक व्यवस्था के 3 घटक बताए हैं। सबसे पहला घटक जो बताया इन्होंने, राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करता है। दूसरा जो इन्होंने घटक बताया है वह है कि जो आवंटन होता है मूल्यों का वो प्राधिकारिक होना चाहिए। तीसरा, इसका आधिकारिक आवंटन समाज पर बाह्य रूप से लागू होता है। शॉर्ट रूप में हम यही कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी उपव्यवस्था है जिसके विभिन्न भागों में ऐसी संबंध सूत्रता होती है कि व्यवस्था के किसी भी भाग में हुआ कोई भी परिवर्तन अन्य क्रियाशील अंगों तथा संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में भी अनुकूल परिवर्तन ला देता है। तो हम ये देखते हैं कि जब से राजनीति विज्ञान में व्यवस्था उपागम को लागू किया गया है, तब से राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वो भी काफ़ी विस्तृत हुआ है और व्यवस्था उपागम के मुख्य जो गुण हैं, जैसे कि व्यापकता है, एक दूसरे पर अंतर्निर्भरता है और इसकी जो सीमाएं हैं, ये किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में होना आवश्यक है। क्योंकि व्यवस्था का मुख्य रूप से जो मतलब होता है वही यही होता है कि कोई भी व्यवस्था होती है उसमें अंतःक्रियाएं होनी चाहिए, उसकी निश्चित सीमाएं होनी चाहिए और सारे जो अंग हैं व्यवस्था के ये एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था में ये सारे गुण नहीं पाए जाते हैं तो वह राजनीतिक व्यवस्था सफल नहीं होती है। धन्यवाद।